हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्वशासन इन दोनों को ही कवर करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हो कि इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। पहला है नेशनल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। नेशनल लेवल पर है संसद यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकल लेवल पर यानी कि स्थानीय लेवल पर बात की जाए तो स्थानीय लेवल पर पंचायती राज और नगर पालिकाएं आती हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी विचार प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में भी स्थानीय शासन के विकास पर बल दिया गया था। इस संदर्भ में लॉर्ड रिपन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण से उन्हें भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस माना जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो विचार था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया था, वो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। बट इसका जो असली विकास है वो ब्रिटिश शासन काल में हुआ। अब आज़ादी के समय संविधान सभा में स्थानीय संस्थाओं या स्थानीय स्वशासन का जो ये मुद्दा था वो काफ़ी वाद विवाद का मुद्दा बना रहा। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को लेकर बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद हुआ था। एक तरफ गांधीवादी चिंतक थे जो चाहते थे कि भारत में स्वशासन स्थापित किया जाना चाहिए, स्थानीय संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका मानना था कि ये स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो बहुत ही संकीर्ण दृष्टि की हैं या फिर ये सांप्रदायिक हैं। इनसे कम्युनल वायलेंस पैदा हो सकता है, जो कि देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। संविधान सभा ने इस विवाद को सॉल्व करते हुए स्थानीय स्वशासन के विचार को डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया। डीपीएसपी में शामिल कोई भी अनुच्छेद का मतलब यही होता है कि सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार चाहे तो उसको लागू करे, अदरवाइज ना करे। तो डीपीएसपी में एक नाम मात्र के रूप में उसे शामिल किया गया, अभी इसे लागू नहीं किया गया। इसे 1993 में जब एक अधिनियम बना दिया जाता है, 1993 में, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तब ये लागू होता है और तब ये संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त होता है। तब जाके ये अनिवार्य रूप से पंचायती राज और नगर पालिकाओं के रूप में आता है। अभी इसे हम आगे समझेंगे। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद संविधान में इसको शामिल किया गया, स्थानीय स्वशासन के विचार को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत सरकार ने 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस विकास कार्यक्रम का लक्ष्य यही था कि राष्ट्रीय योजनाओं में, जो नेशनल लेवल की जो योजनाएं बनती हैं, उसमें ग्रामीण जनता को शामिल किया जाए। ग्रामीण जनता अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से इन योजनाओं में पार्टिसिपेट करे। तो उसकी इच्छा को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। पर ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हुआ, जिसके कारण सरकार ने कुछ वर्षों बाद जनवरी 1957 में इस परियोजना की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। मतलब अब सरकार ने सोचा ना कि जो ये हमारी परियोजना है वो असफल क्यों हो गई, इसकी जांच के लिए उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। और इस समिति ने नवंबर 1957 में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और कुछ सिफारिशें की। इसने सरकार को कुछ गलतियां बताई कि आपकी परियोजना क्यों असफल हुई। इसके साथ ही इसने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सिफारिशें दिखाई गई हैं, तो प्लीज़ इनको एक बार समझ लेते हैं। तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें की। इसने कहा कि पंचायती राज की स्थापना की जानी चाहिए, वो भी 3 स्तर पर। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक के लेवल पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति यानी कि पंचायत कमेटी होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले के स्तर पर जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर से किए जाएं। इसने ये एक सिफारिश की थी कि जो ग्राम पंचायत है, जो गांव के लेवल की जो पंचायत है, उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता चूज कर ले।
मतलब वोटिंग के जरिए जनता चूज कर लेगी उनको। बट जो जिला परिषद है, जो पंचायत समिति है, उसके सदस्यों का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य वगैरह हैं वही लोग कर लेंगे। इसके अलावा इसने एक अन्य सिफारिश ये की कि ग्राम स्तर के सभी विकास के कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। मतलब विलेज के लेवल पर जो भी विकास का कार्य है वो इन संस्थाओं को ही दिया जाए। सरकार, राज्य सरकार खुद अपना मतलब डायरेक्ट ही वहाँ काम करने ना घुस जाए, इन संस्थाओं को वो कार्य सौंपा जाना चाहिए। इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायत समिति को कार्यकारी कार्य करना चाहिए, मतलब सारा कार्य पंचायत समिति को करना चाहिए, जबकि जिला परिषद को सलाहकारी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना चाहिए। मतलब जिला परिषद का काम बस इतना होना चाहिए कि वो पंचायत समिति को कुछ सलाह दे। इसके अलावा जिला परिषद पर्यवेक्षण करे, यानी कि देख रेख करे कि पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। बाकी सारा का सारा काम पंचायत समिति को ही करना चाहिए। इसके अलावा इसने एक सिफारिश ये की कि इन स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन मिलना चाहिए ताकि ये संस्थाएं अपने कार्यों को बेहतर तरह से करने में समर्थ हो सकें। कहने का मतलब यही है कि इस समिति ने, बलवंत राय समिति ने सिफारिश की कि जो ये संस्थाएं हैं पंचायत समिति वगैरह, इनको पर्याप्त साधन दिए जाएं, मतलब जितना पैसा चाहिए, जितना रिसोर्सेज चाहिए वो पूरा अच्छे से दिया जाए ताकि ये अपने कार्यों को सही से कर सकें। तो फ्रेंड्स, इन सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो मतलब कहने का यही है कि समिति ने अपनी सिफारिश की। अब सिफारिश उसके लिए कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी नहीं थी। जिस राज्य को मानना था उस राज्य ने मान लिया, जिसको नहीं मानना था उसने नहीं माना। तो राजस्थान ने सबसे पहले इसकी सिफारिशों को मानते हुए इस योजना को अपने राज्य में लागू किया। तो इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। बट इस समय तक पंचायती राज वगैरह को या स्थानीय स्वशासन को लेकर पूरे देश में कोई खास कदम नहीं उठाए गए, जिस कारण से 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज के संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। अब इस समिति ने भी अपनी कई सारी सिफारिशें की, बट फिर भी सरकार ने उसकी सिफारिशों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से सरकार तो चाहती थी कि स्वशासन के विचार को बढ़ावा दिया जाए गांव के लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर। तो इसी कारण से सरकार ने समय समय पर कई अन्य समितियां स्थापित की, कई अन्य समितियों का गठन किया। जैसे कि 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया, 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया, 1988 में थंगुन समिति का गठन किया गया, 1988 में ही गाडगिल समिति का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कई सारी समितियों का गठन हुआ, बट फिर भी अभी तक सरकार ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इनकी सिफारिशों पर। स्थानीय स्वशासन को लेकर देश में एक महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब संसद में 1992 में 1992 में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे कि 1993 को संसद में पारित कर दिया गया। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो स्थानीय स्वशासन का जो विचार था वो बहुत पुराना है। ब्रिटिश काल में इसका थोड़ा विकास हुआ, इसके बाद इसे संविधान में शामिल किया गया DPSP में। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद अपने यहाँ लागू किया। बट अभी तक पूरे देश में कोई पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये उस समय तक उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। बट 1993 में जब ये विधेयक पारित हो जाता है, 73वां संवैधानिक संशोधन पारित हो जाता है, तब पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, जिसके कारण अब सभी राज्य सरकारों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक का बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अभी 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसके कारण संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। इसका नाम है भाग 9 का पंचायत।
इसके अलावा इसमें कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया, कुछ प्रावधान को ऐड किया गया। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के प्रावधानों को ऐड किया गया। इसके साथ ही इसमें 11वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने देश में 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो फ्रेंड्स, आइए अब इन्हें एक एक करके हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक बैकग्राउंड था जो हमें समझना जरूरी था, वो हमने अभी तक समझ लिया है। अब हम इन एक एक को अच्छे से समझेंगे और इनके क्या कार्य होते हैं, इनके सदस्यों की क्या शक्तियां होती हैं, इसको जानेंगे। तो सबसे निचले लेवल पर है ग्राम पंचायत, यानी कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत पाई जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अब ये ग्राम सभा क्या है? तो फ्रेंड्स, ग्राम सभा में गांव के जितने भी वयस्क लोग होते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष से ज़्यादा होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब 18 साल के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बशर्ते कि उनका नाम मतदाता सूची में हो। अब ये ग्राम सभा के सदस्य वोटिंग के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके साथ ही ये ना केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बल्कि पंचायत के यानी कि ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी कर लेते हैं। सरपंच को बहुत लोग मुखिया भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। इन चुनावों में आरक्षण भी पाया जाता है। ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 1/3 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताओं की, कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है। तो जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो दिवालिया या मस्तिष्क से मतलब बेकार ना हो, मतलब पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो, गांव में 1 वर्ष से अधिक समय से वो रह रहा हो और विधानसभा के मतदाता सूची में उसका नाम हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी वो नहीं होना चाहिए। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल माना जाता है वो 5 साल का माना जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 5 साल से पहले भी मतलब समाप्त की जा सकती हैं, इसके अलग प्रावधान है, इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के कार्यों की, कि आखिर ग्राम पंचायत और उनके सदस्यों का क्या कार्य होता है। इनके कई कार्य होते हैं, जैसे कि अपने ग्राम की विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता के से संबंधित कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसको हटवाना। इसके अलावा कृषि का और बागवानी का विकास करना, गांव में मत्स्य पालन जो मछली का पालन होता है यानी कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, उसका डेवलपमेंट करना, चरागाह का विकास करना, सड़कों के किनारे पेड़ों को लगवाना, जल वितरण प्रणाली का बेहतर तरीके से व्यवस्था स्थापित करना कि जल सभी को उपलब्ध हो सके। इसके अलावा छात्रावास, तालाब, सार्वजनिक पार्क जो पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं, खेल कूद के जो मैदान होते हैं उनकी व्यवस्था करवाना, ये कार्य होता है। वैसे इसके अलावा कई और कार्य भी ग्राम पंचायत के होते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। अब पंचायत समिति में भी जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है, बट जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव जनता नहीं करती है। उसका चुनाव जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही अपने में से किसी को अपना अध्यक्ष चूज कर लेते हैं। अब इनके सदस्यों की योग्यताएं भी वही हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो और सरकारी कर्मचारी ना हो। पंचायत समिति में जो सदस्य जनता के द्वारा चुनकर आते हैं उनके अलावा भी कई सदस्य होते हैं, जैसे कि जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। देखो फ्रेंड्स, पंचायत समिति एक बड़े लेवल की समिति है, ब्लॉक के स्तर की। इसमें कई सारे ग्रामीण इलाके आते हैं।
इसका मतलब इसके क्षेत्र में कई सारे ग्राम पंचायत के मुखिया आते होंगे, तो वो मुखिया पंचायत समिति के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि पंचायत समिति का एक क्षेत्र है, वहाँ से कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, तो वो भी ऑटोमेटिकली पंचायत समिति का सदस्य माना जाएगा। इसके अलावा लोकसभा का हो या विधानसभा हो, उस क्षेत्र से कोई भी सदस्य जो लोकसभा का सदस्य है या राज्य की विधानसभा का सदस्य है, उस क्षेत्र से जहाँ पर पंचायत समिति है, तो वो भी पंचायत समिति का सदस्य माना जाएगा। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो पंचायत समिति के कुछ कार्य इस प्रकार होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित इसके कार्य होते हैं। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार या फिर जो जिला परिषद है, इसके द्वारा कोई भी कार्य इसको सौंपा जा सकता है और वो कार्य ये करती है। इसके साथ ही पंचायत समिति अपना एक वार्षिक योजना बजट पेश करती है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य उद्योग जैसे उद्योगों को ये प्रोत्साहित करती है। गांव में या जो ब्लॉक लेवल पर ये है, तो अपने इलाके में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। जल प्रदूषण की रोकथाम करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का यानी कि बिजनेस लेवल की जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसका विकास करना इसका एक कार्य है। इसके अलावा SC ST के कल्याण हेतु जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके कल्याण हेतु जो भी योजनाएं सरकार लागू करवाना चाहती है, वो योजनाएं पंचायत समिति के द्वारा लागू की जाती है। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद सर्वोच्च है, सबसे ऊपर जिला परिषद आती है। प्रत्येक जिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जिला परिषद होती है। इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, मतलब सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, पर इसमें भी आरक्षण होता है। 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए है, 1/3 SC और ST के लिए है। अब अगर इसकी योग्यताओं की हम बात करें तो योग्यताएं वही हैं इसके सदस्यों की जो पंचायत समिति के सदस्यों की थी। जिला परिषद में निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जो आते हैं, जो चुनकर आते हैं, वो तो होते ही हैं इसके सदस्य। इसके अलावा जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जो कि जिले से ही चुने गए हैं, वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और इसके अलावा सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम जिला परिषद के कार्यों की बात करते हैं। जिला परिषद के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी पंचायत समितियां होती हैं, तो उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना, संतुलन लाना, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा पंचायत समिति अपना वार्षिक बजट तैयार करती है और किसको भेजती है? जिला परिषद को। और जिला परिषद इस पर अपनी स्वीकृति देती है। हो सकता है कि कई बार ये अपनी अस्वीकृति भी दे दें। इसके अलावा पंचायत समिति को उसके कर्तव्य पालन के संबंध में जिला परिषद आदेश भी दे सकती है कि तुम अपना ये काम करो। जिले के ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव देना। अब जिला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, बड़ा लेवल है, तो ये सरकार को सुझाव भी दे सकती है कि किस तरह से गाँव में विकास किया जा सकता है। इसके अलावा कई और कार्य हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कार्य, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, सिंचाई साधनों के निर्माण से संबंधित कार्य भी जिला परिषद करती है। इसके साथ ही गांव के कमजोर वर्ग हैं जो, उनकी स्थिति में सुधार करने से संबंधित कार्य भी जिला परिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो अभी तक हमने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को समझ लिया कि पंचायती राज के माध्यम से, पंचायती राज के द्वारा ग्रामीण स्तर पर, गांव के लेवल पर स्थानीय स्वशासन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन की। 1993 में ही 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा शहरों में स्थानीय स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था की गई। इसमें संविधान में इसके तहत 9A भाग जोड़ा गया, एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस को जोड़ा गया, आर्टिकल 240P से लेकर आर्टिकल 240ZG तक। ZG का मतलब है कि आर्टिकल 240Z तक गए होंगे पहले, फिर आर्टिकल 240ZA, इसी तरह फिर करते करते G तक। इसमें नगर पालिकाओं को अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके अलावा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिस तरह गाँव में यानी कि ग्रामीण लेवल पर
3 स्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, उसी तरह शहरों में भी 3 स्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था की गई है। सबसे निचले लेवल पर है नगर पालिका। नगर पालिका के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसको वार्ड कहा जाता है। मतलब नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है और इसके निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड कहा जाता है। दोस्तों, वार्ड आपने सुना भी होगा अगर आप शहर में रहते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1/3 सीटें, जो नगर पालिका की 1/3 सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 1/3 सीटें SC और ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। नगर पालिका के सदस्यों की अगर हम कार्यों की बात करें तो इसके कार्य बहुत सारे हैं, जैसे कि सड़कों और पुलों का निर्माण करवाना, आर्थिक और अपने क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्य करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई आदि का प्रबंध करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और जो इलाके में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना, निर्धनता उन्मूलन संबंधी नीतियां बनाना और जो घरेलू उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं और व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन देना, ये इसके कार्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी नगर पालिका करती है। तो आई होप फ्रेंड्स नगर पालिका आपको समझ में आ गया होगा। इसके निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड कहते हैं और नॉर्मली आपने पार्षद वगैरह जो चुना होगा वो इन्हीं वार्डों से चुन के आते हैं। अब हम बात करते हैं नगर परिषद की। ये मध्यम स्तर पर नगर परिषद पाई जाती है। इसमें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए और 1/3 सीटें SC और ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो सफाई का प्रबंध करना, स्वच्छ पानी का प्रबंध करना, जन्म और मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रेशन करना, नगरों के गलियों के नाम और मकान नंबर लगाना। मतलब नगरों की जो गलियां हैं वो डिसाइड किया जाता है कि किस गली का क्या नाम होगा, कौन सी गली किस नंबर से जानी जाएगी, गली नंबर 5, गली नंबर 6, किस मकान का क्या नंबर होगा। ये सारी चीज़ें करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा खेल के मैदान और जो पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं उसकी व्यवस्था करना, यातायात संबंधी प्रबंध करना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे ऊपर आती है नगर निगम। नगर निगम जो 3 स्तर का जो स्वशासन है उसमें सर्वोच्च स्तर पर नगर निगम है। नगर निगम की स्थापना संसद या राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानून के अनुसार की जाती है। वर्तमान 100 शहरों में नगर निगम स्थापित है। ये बड़े शहरों में पाई जाती है। नॉर्मली राज्य सरकार 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना करती हैं और इसके सदस्यों का चुनाव भी होता है प्रत्यक्ष रूप से ही और इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए और 1/3 सीटें SC और ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित हैं। इसकी पहली बैठक में महापौर यानी कि जो मेयर होता है उसका चुनाव कर लिया जाता है। मेयर का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति महापौर या मेयर चुना जाता है। इसके सदस्यों के या इसके कार्यों की बात करें तो सफाई का ध्यान रखना, गंदी बस्तियों का सुधार करना, जल निकासी का प्रबंध करना, टीके लगाना, पार्क बनाना, शादियों का पंजीकरण कराना इत्यादि इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।